नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देहरादून में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का सम्मान समारोह। आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने के उपलक्ष्य में आयोजन। सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। 40 स्टार प्रचारक में सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश का भी नाम शामिल। पार्टी के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। कहा, लोकतंत्र की जीत के लिए बागेश्वर उपचुनाव जीतेंगे। तमाम कांग्रेस के नेताओं ने संभाल रखी है कमान। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान। चंपावत में 1 किलो चरस जब्त। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी। बादल फटने से उफान पर प्राणमती नदी। थराली सूना को जोड़ने वाला पुल बहा। पुल बनाने का काम शुरू। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में सिख समुदाय द्वारा आनंद कारज में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू किए जाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा किए गए गरीब कल्याण हेतु कार्यों की सराहना की करते हुए 25 लाख गरीब कल्याण और 25 लाख रुपए गरीब बच्चों के स्कूल के उत्थान के लिए भी घोषणा की। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो किसी ने इस तरह की पता नहीं क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाए, किंतु मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से हिम्मत जुटाए। इससे सिख समाज एक संगठित होगा और मोदी जी के प्रति और मुख्यमंत्री जी के प्रति उनके भाव जागे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक सितंबर माह में उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बता दें कि बैठक में उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित चारों राज्यों के 2-2 मंत्री और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल बैठक की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। उत्तराखंड राज्य में मध्य क्षेत्र परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में प्रस्तावित है और संभवतः सितंबर माह में होगी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में पहुंचने वाले हैं और उत्तराखंड राज्य इस बैठक का आयोजन कर रहा है और अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए इस बैठक की तैयारी के लिए। इस बैठक में जो आपदा से नुकसान हुआ है, इस बैठक में जो विद्यालयों और शिक्षा पद्धति को कैसे हम और अधिक अच्छा सुधार कर रहे हैं, उनके लिए क्या हमको विशेष योजनाएं तैयार करनी है। इसी तरीके से जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, उनको कैसे बेहतर किया जाए, उनके लिए और क्या बेहतर करने की आवश्यकता है। और कृषि है, अपना सिंचाई है, इन सभी विषयों पर इसमें चर्चा होनी है और एक महत्वपूर्ण प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य को और अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। देहरादून की विकासनगर तहसील के लांघा जाखन गांव में भूस्खलन के कारण 15 घर और 7 गौशालाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। बता दें कि जाखन गांव में 16 परिवारों के 50 लोग रहते हैं। सभी प्रभावित लोगों को पचता गांव के एक स्कूल में बनाए गए राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं बता दें कि भूस्खलन के कारण सड़कें भी धंस गई हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है।
डीएम माला श्रीवास्तव और एसपी आलोक प्रियदर्शी ने रायबरेली जनपद के आस्तिक मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर लगने वाले विशाल मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जनपद के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज कस्बे के पास स्थित आस्तिक मंदिर में नाग पंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है और वो समय मंदिर पहुंच जाता है तो उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से नागपंचमी के अवसर पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। का जो आगामी पर्व है उसके पूर्व यहाँ पे एक दिन पूर्व यहाँ मेला लगता है आस्तिक बाबा मंदिर पे, और ये महत्वपूर्ण स्थल है जिसमें काफ़ी लोग नज़दीक के क्षेत्रों से और अन्य जनपदों से भी यहाँ पर आते हैं। तो उसको देखते हुए हमने और कप्तान साहब ने यहाँ पे निरीक्षण किया है, जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखा है और आवश्यक निर्देश हमने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं ताकि सुरक्षित और अच्छे वातावरण में ये अच्छे से संपन्न हो जाए मेला। और यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए शौचालय के क्रियाशील होने की स्थिति और महिलाओं के चेंजिंग रूम की जो व्यवस्था है, घाट पे जो सुरक्षात्मक प्रबंध हैं और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, इन सब चीज़ों को देखा है। मेला कमेटी के जो सम्मानित सदस्यगण हैं उनसे भी हम लोगों का संवाद हुआ है। खबर कोटद्वार से है, जहां देर रात इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण महिला की मौत हो गई है। वहीं बता दें कि हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अस्पताल का निरीक्षण किया था और किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो उसने बोला भाई जिस डॉक्टर की यहाँ ड्यूटी है वो आएगा नहीं, तो मैंने कहा उसको कॉल कर लो भाई, हैं डॉक्टर आ जाएंगे। उसने बोला बोल उसको कॉल भी करो तो वो उठाएगा नहीं, बोल नहीं आएगा, हैं। तब हम मेठानी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए, तो कोरदाल ले जाते वो भी 108 भी नहीं आई। 108 को फ़ोन किया वो भी नहीं आई। हम प्राइवेट टेम्पो बुक किया, उसको ले जाते मतलब 2 घंटे के अंदर 1 घंटा लगाओ, हैं 1.5 घंटे के अंदर मऊ कोर्ट के बीच में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब अगर इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर होता वो हमें कोई सॉल्यूशन देता, कुछ होता ही नहीं है। मतलब ये बता देता कि क्या चीज़ है, मतलब कोई होनी चाहिए। सामने का अटक है, हमें तो पता नहीं था इस चीज़ का। भाई वो बता देता कि डिक्लेयर की अगर सामने काटा है तो हम कई बार भी ले आ सकते थे, हैं कोई दूसरी गाड़ी। अब डॉक्टर को दिखाया प्राइवेट को, उसने बोला कुछ नहीं है, हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। हम तो सरकार तो हम गरीब आदमी है भाई, कहाँ जाए वहाँ कोटद्वार जाने के लिए है कि झंडी चौड़ में कोई रात में महिला 3 बजे पहुंची और वहां पर केवल वार्ड बॉय था, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हुए और अनफॉर्चुनेटली शायद उनकी डेथ हो गई है। अभी मैं डॉक्टर जो वहाँ रहते हैं, क्योंकि वहाँ आवास बने हुए हैं और मैं ये जानती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स वहाँ रहते हैं, तो क्या कारण था कि 3 बजे उनका इलाज नहीं हो पाया, इसका मैं संज्ञान लेकर अभी उनसे बात करती हूँ। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम और गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर एक अभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग निस्तारित करने और 100% कूड़ा उठान की व्यवस्था पर बनने पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि देहरादून को सुंदर बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है ताकि देहरादून सबसे सुंदर शहर की गिनती में आ सके। ये कूड़ा निस्तारण कूड़ा की एक रेगुलर जो है, इसकी रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। कूड़ा अगर हम एक दिन अगर कूड़ा नहीं उठाते तो अगले दिन दूसरे दिन ढेर लग जाते हैं। तो ये निरंतर ये प्रक्रिया है और सफाई व्यवस्था डेली हम इसको करवाते हैं। चाहे कुछ वार्डों में हमने एनजीओ के माध्यम से कराई हो, चाहे कुछ वार्डों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो, तो लेकिन हमारा ध्येय एक ही है कि हमारा शहर जो है स्वच्छ होना चाहिए, शहर हमारा सुंदर होना चाहिए। स्वच्छ दून सुंदर दून का जो शहर वासियों का नारा है, वो अपना शहर जो है साफ सुथरा होना चाहिए।
रुड़की में नगर निगम शहर की सभी संपत्तियों का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग कराएगा। बता दें कि शासन के इसके लिए हरी झंडी दे दी है। बता दें कि शासन ने 10 शहरों की संपत्तियों का GIS मैपिंग कराने के निर्देश दिए हैं, जिसमें रुड़की भी नाम शामिल है। यही MNA का कहना है कि GIS मैपिंग करने से काफी फायदा मिलेगा। निगम की संपत्तियों के GIS मैपिंग हमारे डायरेक्टरेट द्वारा कराई जा रही है। माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में एक अभी मीटिंग भी ली थी। एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था देहरादून सभागार में, नगर निगम सभागार में, और बाकी 10 शहरों का, जिसमें रुड़की भी शामिल है, उनका शुरुआत होनी है अभी GIS मैपिंग की। वो जैसे ही शुरू होगा उसमें जो भी जानकारी होगी वो आपको उपलब्ध करेंगे। देखिए, उस GIS मैपिंग के बाद एक बार अगर मैपिंग हो जाती है तो उससे हमें ये भी सुविधा मिलेगी। एक तो भवन के संबंध में पता चलेगा, दूसरा बहुमंजिला है या एक मंजिला है उसके संबंध में पता चलेगा, उसमें कोई अल्टरेशन होगा, कोई परिवर्तन होगा, उसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी। तो टैक्सेशन में हमें बड़ी सुविधा होगी, खासतौर पर हाउस टैक्स में जो विवाद होता है, जो सेल्फ असेसमेंट में विवाद होता है, उसके संबंध में हमें काफ़ी सुविधा होगी। इस संबंध में जल्दी ही नगर निगम रुड़की में भी कार्य शुरू किया जाएगा। लालकुआ में विद्युत विभाग से संबंधित अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बिंदु खता और लालकुआ वासियों ने कुमाऊं मंडल विकास निगम के पूर्व निदेशक गिरधर सिंह बम के नेतृत्व में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय लालकुआ पहुंचकर ये उपवास रखा। इस दौरान उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन भी भेजा। साथ ही समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने 3 सूत्रीय मांगों में कहा कि लगातार अघोषित विद्युत कटौती से क्षेत्रवासी परेशान हैं, तो वहीं लो वोल्टेज की समस्या से अभी तक निजात नहीं मिल पाई है। हमारी 3 मांगे हैं। लगातार एक माह के अंदर में हम देख रहे हैं कि विद्युत कटौती अघोषित, विद्युत कटौती वो भी अघोषित लगातार की जा रही है। ना उसका मैसेज आता है, ना विज्ञापन के माध्यम, अखबार के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से कुछ सूचना दी जाती है। दूसरी बात हमारी है कि लो वोल्टेज की समस्या, उसकी वजह से बिंदु खत्ता क्षेत्र के अंदर में तमाम लोगों के जो है कि विद्युत के उपकरण फूक गए हैं और लोग बहुत परेशान हैं। और तीसरी मांग हमारी है कि 20 साल हो गए बिंदु खत्ता में विद्युतीकरण कार्य को हुए। पंडित नरेंद्र तिवारी जी कांग्रेस सरकार के समय की बात है। आज तक 11 kV के जो पोल हैं उनकी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। और कई जगहों पे तो मेन मार्केट लालकुआ कार रोड की स्थिति तो यह है कि उनके पोल, जो लोहे के पोल हैं, वो ज़मीन में सड़ चुके हैं। वो कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी कोई जान माल की हानि हो सकती है। देखिए सभी, इस समय आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में यहाँ क्या मतलब बिंदु खत्ता लालकुआ क्या पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में लोग विद्युत कटौती से बहुत परेशान हैं। और इस कटौती से मतलब आज जनता त्रस्त है। जनता ही, आप जनता ही नहीं, पूरे बच्चे जो स्कूल में अध्ययनरत हैं उन लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। और अक्सर यहाँ पर हमने देखा है कहीं भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ अभी हम जब भी इस संबंध में हमने अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं भैया ये हमारे स्तर से नहीं है, ये ऊपर से ही कटौती हो रही है। मैं भी अभी बैठे कुछ देर पहले जब मैंने धरना शुरू किया था यहाँ पर, गिरधर भाई हम सब लोग बैठे थे, प्रदीप बच्छाल जी, तो अभी ऐसी साहब को भी हमने बात करी, मिश्रा जी जो हैं, उन्होंने कहा नहीं हमारे स्तर का नहीं है, तो ऊपर से हो रही है। क्या मौके पर कोई अधिकारी मिले? हाँ, तो अभी मौके पे तो यहाँ पर कोई अधिकारी आए नहीं, तो कह रहे कि अभी यहाँ पर आ रहे हैं, आप सब गायब हैं यहाँ पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के लक्सर में आई फ्लू के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। लक्सर CHC प्रभारी डॉक्टर आलिंद असवाल का कहना है कि उनके यहां CHC में रोजाना 5 से 10 आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने आई फ्लू के मरीज से अपील करते हुए कहा है कि ये अपने हाथों को साफ करके रखें, साथ ही चश्मा लगाकर भी रखें। प्रतिदिन 5 से 10 केस हमारी OPD में आई फ्लू के आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा जो भी मेडिसिन दी जा रही है, आई कैप, क्लोरोफेनिकोल और डेक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशन में, वो हम अपने पेशेंट को दे रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इसकी मेडिसिन भी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं लोगों से बोलना चाहूँगा जिसको आई फ्लू है कि वो अपना हाथ
हैंड वॉश करके रखें और गंदे हाथों से अपनी आँखें ना छुएं, क्योंकि अगर एक हाथ से छुएंगे तो दूसरी आँख में वो फैलने के चांसेस रहते हैं। और इससे ज़्यादा चश्मा पहन के रखें, जैसे अगर चश्मा पहनेंगे तो आँखों में हाथ कम जाएगा, लेकिन अगर नहीं पहनेंगे तो उससे रहेगा। लक्सर के अब्दीपुर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गांव में एक व्यक्ति पर पानी के नाले को बंद करने का आरोप लगाया गया। एसडीएम ने मामले में जांच कर ग्रामीणों को मदद का आश्वासन दिया। बहुत नुकसान है जी, फसल का नुकसान है, बहुत किसानों को नुकसान है। इतना नुकसान है जो आदमी उनके घर में चूल्हा भी नहीं जल सकता, क्योंकि बहुत इतना बड़ा नुकसान है जो मरने को तैयार में फसल का नुकसान है। आज फिर दोबारा दरखास्त लगाने के लिए आए थे कि सरकार हमारी ये समस्या सुने। कम से कम भी इसमें 100 तो कम से कम घर हैं और आदमी इसमें कम से कम 1000 आएंगे। और जो बीघा है, बीघा वहाँ पैमाइश की जाएगी, 500-700 बीघा बिल्कुल जलमग्न हो गया है, उसमें 4-5 फुट पानी खड़ा है। हम तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि अभी जाके इस समस्या का हल करें और सरकार को धन्यवाद देंगे अगर वो पानी खुल जाता है तो। बागेश्वर उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने बसंत कुमार और समाजवादी पार्टी ने भगवती प्रसाद तिकोटी, यूकेडी ने अर्जुन देव को चुनावी मैदान में उतारा है। बागेश्वर उपचुनाव में विपक्ष अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के तहत बागेश्वर का उपचुनाव नहीं लड़ा जा रहा। नामांकन करने तहसील बागेश्वर पहुंचे विपक्ष के प्रत्याशियों ने मीडिया से बात करते हुए समय अपनी जीत के दावे किए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार का कहना है कि बीजेपी एक तरफ परिवारवाद की बात करती है, दूसरी तरफ परिवार के सदस्य को टिकट देकर घड़ियाली आंसू बहा रही है। ये उपचुनाव है और दुर्भाग्य से यहाँ का मैंडेट दिया हुआ था और हमारे माननीय मंत्री जी का निधन हो गया और ये उपचुनाव हो रहा है। और जो सदन में बेहतर नेतृत्व देना चाहिए, ये अपेक्षा हमेशा बागेश्वर विधानसभा में सबकी रही है और इसी अपेक्षा के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम बागेश्वर विधानसभा की बेहतर भविष्य के लिए, बागेश्वर विधानसभा के अच्छे नेतृत्व के लिए आगे इस चुनाव मैदान में आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरासतन कोई चीज़ नहीं दी जा सकती है, इसलिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबका अधिकार है। और मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय जनता, मेरे जनपद विधानसभा की समस्त क्षेत्रीय जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मेरे साथ जुड़ा है। मेरे साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ रूप से तन मन धन से लगे हैं। और मेरा मुख्य मुद्दा है कि इन दोनों सरकारें जो राष्ट्रीय सरकारों के नाम पर कहती हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर सरकार बनाती हैं और उत्तराखंड को लूटने खसोटने का काम करती हैं, ऐसे सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम इस विधानसभा बागेश्वर विधानसभा से हम सभी उत्तराखंड वासी बागेश्वर जनपद के पूरी विधानसभा के लोग हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। हम बागेश्वर क्षेत्र की जो जन समस्याएँ हैं, उन जन समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, विधानसभा में उठाने के लिए और विगत कई वर्षों से जो बागेश्वर का विकास अवरुद्ध हुआ है और बागेश्वर के एक आवाज़ जो विधानसभा में उठनी चाहिए वो नहीं उठ पा रही है। हम जब यहाँ पढ़ते थे छात्र जीवन में, हमने देखा यहाँ जिला बनाओ आंदोलन में भी हम लोग रहते थे और रेल निर्माण आंदोलन में भी हम लोग। हल्द्वानी पहुंचे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज ने भारत में जनसंख्या वृद्धि को लेकर चिंता जाहिर की है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की है। महामंडलेश्वर ने कहा कि आज भारत की आबादी दुनिया की आबादी की 24% है, जबकि देश के पास केवल 2% प्राकृतिक स्रोत हैं। ऐसे में यदि जल्द जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में देश में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। भाई मोदी जी ने भी 2 वर्ष पहले लाल किले पर इस बात को स्वीकार किया और हम लोगों की भी कई बार उनसे चर्चा हुई है, वो मानते हैं। तो सामाजिक जागृति और कठोरतम कानून दोनों के माध्यम से जनसंख्या को तुरंत नियंत्रण किया जाना चाहिए।
डायरेक्टर विजिलेंस वी मुरुगेशन हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं विजिलेंस कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों के जांचों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में 10 से ज्यादा अधिकारियों की जांच चल रही है और जांच आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दरोगा भर्ती घोटाले की जांच चल रही है, जिसमें अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जो लॉन्ग पेंडिंग हमारा जो इन्वेस्टिगेशंस है और कुछ इंक्वायरीज है, उसको हमने आज रिव्यू किया है। एसपी साहब और हमारे आईओ लोगों के सामने मार्गदर्शन दिया है कि उसको सब जल्द से जल्द एक्सपेडाइट हो। जो दोषी है भ्रष्टाचार में, वो दोषी को कोर्ट में हम सजा दिला, ये हमारा मकसद है। तो हम जनता से भी अपील है 1064 को और यूज़ करें। कोई भी रिश्वत मांगता है, कोई शिकायत आता है जो भ्रष्टाचार के, वो हमारे विजिलेंस के पास पहुंचाइए, हम उसको आगे लेके वैधानिक कार्रवाई कंप्लीट करेंगे। जोशीमठ का पगनो गांव कुछ दिनों में भारी भूस्खलन की चपेट में है। दहशत के माहौल में गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका है। यहां तक कि भारी भूस्खलन के चलते गांव में पीने का पानी का भी संकट पैदा हो चुका है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सभी ग्रामवासी इस वक्त 2 किलोमीटर दूरी पैदल चलकर पानी की व्यवस्था कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीण गांव के जनप्रतिनिधि से लेकर शासन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा कई पीड़ित परिवारों को मकान बनाने के लिए लोहे की चादर मुहैया करवा दी गई है, लेकिन अभी भी कई घर बेघर नजर आ रहे हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से मैं ऐसे बोले थे सबको कि मुझे जगह मकान दो, मकान दो, मकान दो। किसी ने मेरी नहीं सुनी, नहीं कोई प्रधान ने, कोई नहीं शासन प्रशासन ने, कितना आया, विधायक लोग आया, कोई भी आया, किसी ने नहीं सुनी मेरी। मैंने कितना बार कहा कि मुझे मकान चाहिए, मकान चाहिए, लेकिन मुझे मेरा बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी कि किसी को भी एक मकान दे दो। वोट के टाइम पर सब आते, लेकिन इतना नहीं सोचा कि ये भी सच भी इसकी क्या स्थिति है, इसकी जगह नहीं है, बहुत सारे कमियां है मेरी। पगनो गांव में जो आपदा आ रही है उसमें पेयजल की समस्या, ग्रामीणों को रात को रहने के लिए बहुत समस्या हो रही है। न यहाँ पे टिन है, न तिरपाल है, न टेंट है। लोग रात को खुले मैदान में सो रहे हैं। पानी 2 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं और बिजली भी कभी जा रही है तो लोग परेशान हो रहे हैं, रास्ता बंद है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।